हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर रेजोल्यूशन की। मतलब हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। सर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? एक छोटे से एग्जांपल से तुमको बात समझाता हूँ पहले, फिर हम वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया इधर, यानी इस डायरेक्शन में अगर मैंने एक फोर्स लगाया तो बॉडी ऑब्वियस है कि सर इस डायरेक्शन में ही चलेगी। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने इस बॉडी के ऊपर सर एक फोर्स लगाया होता इस डायरेक्शन में, तो अब बॉडी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जाती। लेकिन अगर मैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं कुछ इस तरह से, तो अब आप बोलोगे कि सर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। इस डायरेक्शन में जाने का मतलब कि अगर आप देखोगे तो बॉडी ने यहां पे इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस चली और इधर भी कुछ डिस्टेंस चली। मतलब अगर मैं इसको x मानता हूं और इसको y मानता हूं तो मैं कहूंगा x में भी कुछ डिस्टेंस चली और y में भी कुछ डिस्टेंस चली। तो यहां ये जो फोर्स था, यानी ये जो वेक्टर था, इसका इफेक्ट x में भी हुआ और y में भी हुआ। मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि सर अगर कोई वेक्टर दे रखा है या कोई वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है तो इसके अलग अलग डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, तो वो हम इसको रिजॉल्व करके पता लगाएंगे। मतलब इस वेक्टर का अगर मैं रिजोल्यूशन की बात करूं तो उसका जो कंपोनेंट यानी जो इसका इफेक्ट है वो x में कितना होगा, वो y में कितना होगा, यही रेजोल्यूशन कहलाता है। अब यहां पे क्योंकि हम तीन डायरेक्शन पढ़ते हैं साहब, x y z, इसलिए हम वेक्टर रेजोल्यूशन तीन डायरेक्शन में करते हैं, x में, y में और z। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं वेक्टर की। मतलब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर इसलिए बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे हम कि ये तीनों जो कंपोनेंट मैं लेने जा रहा हूं x y और z में लूंगा। लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे तो पहले हम इसकी शुरुआत जो करेंगे वो टू डायमेंशन वाले से करेंगे, यानी x या y या y या z या x। तो हम अब शुरुआत जो करने वाले बेटा यहाँ पे, वो शुरुआत करने वाले हैं यहां पर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बेटा रेक्टेंगुलर क्यों बोला मैंने तुमको बता दिया। एक्स वाई को अगर देखोगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वाई जेड को अगर देखोगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जेड एक्स को अगर देखोगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पे अगर मैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की बात करूं इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो मैं दो डायमेंशन की बात करूंगा बेटा। पहले 2D की बात करूंगा मैं। मान लीजिए मैं यहां पर एक अज्यूम करता हूं सर ये एक्स और ये वाई, और मेरे पास ना मुझे एक वेक्टर दे रखा था बेटा, वेक्टर ए। सर वेक्टर ए में इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने ए अज्यूम कर लिया। या यहां पे ये वेक्टर ए अगर मैंने लिया है, इसको अगर मैं कैपिटल ए से डिनोट करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके अंदर हो सकता है, इसलिए मैं अभी इसको ना स्मॉल ए से डिनोट कर दे रहा हूं। ये ओ हो गया पॉइंट और ये ए हो गया पॉइंट। तो ये वेक्टर ए मुझे दे रखा है। दिया ये है कि इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसमें कहा कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बेटा थीटा एंगल बना रहा है। मतलब जब भी कभी हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो यार उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों होती है। सर यहां पे अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इस ए वाले के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो सर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली ओ ए लेंथ के बराबर होगा। हाँ सर, ओ ए लेंथ के बराबर होगा। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। सर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन जो है वो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। हाँ साहब ठीक। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस वेक्टर का जो इफेक्ट है एक्स में क्या होगा और वाई में क्या होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था एक फोर्स वाला कि अगर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं बॉडी के ऊपर तो वो एक्स में भी चल रही, वाई में भी चल रही है, लेकिन एक्स में कितना चलेगी, वाई में कितना चलेगी, उस फोर्स का इफेक्ट एक्स में कितना होगा, वाई में कितना होगा। यहां पे बेटा मैं वही बताने जा रहा हूं। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट जो है वो एक्स के अलोंग क्या होगा, तो बड़ा बेसिक काम है यार, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और मुझे यहां पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एक लाइन मिली, इसको मैंने बेटा यहां पे बोल दिया सर ये बी हो गया, ओ बी। तो सर इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर करो तो मुझे यहां पे एक ट्राइंगल मिल रहा है बच्चों। इस ट्राइंगल के अंदर सर ये वेक्टर ए था जिसका मैग्नीट्यूड मैंने ओ ए के बराबर ले लिया था। सर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि बी हो गया, और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा। अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बेटे
एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या हो गया? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बेस क्या हो गया बेटे? सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना हो गया बेटे? ओ ए के बराबर हो गया। तो यहां से अगर आप ए बी निकालना चाहते हो तो ए बी कितना हो गया? आप बोलोगे सर ये बराबर हो जाएगा ओ ए साइन थीटा के। अगर मैं आपसे कहूं कॉस थीटा क्या लिखोगे? तो आप कहोगे सर ये कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस किसके बराबर है बेटा? ओ ए के बराबर। तो यहां से अगर ओ बी की बात करोगे तो ओ बी किसके बराबर मिलेगा? ओ ए कॉस थीटा के बराबर मिलेगा। अब अगर गौर करो तो सर ये ओ ए जो है वो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ही तो है, तो मैं यहां पर इस ए बी को क्या लिख सकता हूं सर? ए साइन थीटा लिख सकता हूं। और अगर मैं आपसे कहूं सर इस ओ ए को क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो अगर आप ये चाहते हो कि इस वेक्टर का मुझे इफेक्ट देखना है, इसका एक कंपोनेंट लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका जो कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो ओ भी हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इसका एक कंपोनेंट लेना है बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग ओ सी हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटे कि ये ओ बी कितना होगा और ये ओ सी कितना होगा, तो आप कहोगे देखिए सर ऐसा है, ये जो ए बी लेंथ है ना ये वाली, यही तो ओ सी के बराबर है। तो जब आप ये ए बी निकाल चुके हो ए कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा सॉरी, तो ये किसके बराबर होगा सर? ये ओ सी के बराबर है। यहां पे अगर मैं बोलूं बेटा इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आ गए, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अभी अभी निकाला मैंने ओबी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ए कॉस थीटा के। और अगर मैं कहूं बेटा ओसी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओसी की जो वैल्यू है वो वहां से निकाल चुके हैं अभी हम, कितना? ए साइन थीटा। मतलब कहने का ये हुआ कि इस वेक्टर के अगर मुझे दो कंपोनेंट चाहिए, तो इन दो कंपोनेंट में एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका इफेक्ट देखूंगा, जो इसका कंपोनेंट लूंगा वो होगा ए कॉस थीटा। और अगर मैं बेटा इसमें वाई एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट देखूंगा तो वो होगा ए साइन थीटा। तो ये ए कॉस थीटा क्या है? तो मैं बोलूंगा ए कॉस थीटा जो है बेटा वो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर इसको हम बोल देते हैं बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि ए साइन थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए साइन थीटा जो होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब अभी मैंने तुमको कोई नई बात नहीं सिखाई, मैंने बस तुमको ये बताया कि यार ये वेक्टर मुझे दिया हुआ था ए, और इस वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट देखना चाहता हूं, इसका इफेक्ट देखना चाहता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कितना होगा? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो मुझे लेंथ मिली ओ बी, ये किसके बराबर मैंने यहां से निकाली सर? ये ए कॉस थीटा के बराबर। तो ये ए कॉस थीटा क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। और ये ए साइन थीटा क्या कहलाता है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ले चुका हूं। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसलिए क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब अगर आपने इसके दो कंपोनेंट ले लिया, अब इस ए वेक्टर का कोई काम नहीं रहा, आपने अलग अलग बातें कह दी कि सर ये एक्स में ले लो, ये वाई में ले लो, ए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ए को इन दोनों के टर्म में लिखना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि सर इसको ए वेक्टर को मैं इस एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करता हूं बेटे कि देखो हम लोग ने एक बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, सर ये वेक्टर ए हो गया, ये मैंने ए अज्यूम किया था, ये बी अज्यूम किया था बेटे, और ये सी अज्यूम किया था। ये एंगल क्या था बच्चों? ये थीटा था। तो मैं अगर यहां पे बोलूं ये कितना आया था, आप बोलोगे सर ये ए कॉस थीटा था। और बेटा ये कितना आया था यहां से यहां तक? आपने कहा सर ये ए साइन थीटा था। और हमने ये बात भी सीख ली थी, अगर ये ए साइन थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटे? ए साइन थीटा। अब आप एक बात पे गौर करो और ये देखो, ये बताओ कि अगर मैं यार ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, यानी मैं ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहता हूं, तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? आप बोलोगे सर ओ ए के बराबर हो गया। अब अगर ये देखोगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए हाइपोटेनिस है
ओ बी बेस और ए बी परपेंडिकुलर। तो यार पाइथागोरस थ्योरम से हम ये बात जानते हैं ना क्या, कि ओ ए जो है वो बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल जानते हैं बात। यहां से अगर आप देखोगे तो ओ बी की वैल्यू क्या है सर, ओ बी की वैल्यू हमें दिख रही सर कितनी है, ए कॉस थीटा का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं ए बी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर। सर इसमें आप यहां से ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यार कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम कितना होता है 1। तो यहां से किसके बराबर आया सर, अंडर रूट ए स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, ए के बराबर हो गया। तो हमें तो ये बात समझ में आ रही है कि यार वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर ही आना चाहिए, और आ भी रहा है देखो। हाँ सर बात तो सही है, लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ये करूं कि यार अगर आप इसको ओबी को एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो और आप इस बी ए को भी एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो ये जो हमारा ओ ए है ना, यानी ये जो ओ ए मुझे मिलेगा बच्चों, यार ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सर मैं अगर यहां पे इस ए को इन दोनों वेक्टर के टर्म में लिखना चाहता हूं ना, तो मैं ये कहूंगा सर वहां पे मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ के आया हूं। अगर नहीं देखा तो पिछले वाली वीडियो में हमने वेक्टर एडिशन के बारे में बताया था। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये ए जो है ना वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि यार ये जो ए है ना ये बराबर होगा ओ बी वेक्टर के, और ये बराबर होगा बेटा किसके, बी ए वेक्टर। अच्छा सर ऐसी बात है क्या, हाँ बेटा ये। लेकिन सर ओबी की अगर बात करूं तो ओबी वेक्टर क्या होगा सर, तो मैं कह रहा हूं यार गौर से अगर देखो तो ये ओ और बी यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, ए कॉस थीटा। और मैं कह रहा हूं मुझे एक वेक्टर चाहिए ओबी, यानी डायरेक्शन तो यही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए। डायरेक्शन ये होने का मतलब सर मुझे ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ओबी का, ए कॉस थीटा। तो मैं कह रहा हूं अगर मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं बेटे ओबी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है ए कॉस थीटा, तो मैंने तुमको बताया बिल्कुल इससे पहले वाली वीडियो में वेक्टर में, जहां पे मैंने यूनिट वेक्टर बताया। यूनिट वेक्टर में हम ये कहते हैं कि हम अगर कितना भी बड़ा एक वेक्टर लिखना चाहें, बस उसके मैग्नीट्यूड को आप डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्शन जो है वो हमें यूनिट वेक्टर देता है। तो मुझे इतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर चाहिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहां पे मैं एक यूनिट वेक्टर लूंगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो कितना है आई कैप। तो आप कहोगे ए कॉस थीटा, आई कैप लिख दिया सर आपने। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि बी ए एक वेक्टर है यहां पे और मुझे उस बी ए वेक्टर को लिखना है, तो इस बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए साइन थीटा। और सर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो वो भी लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं तुमको जब मैंने यूनिट वेक्टर बताया। वहां पे मैं क्या कर दूंगा बेटा, ए साइन थीटा जे कैप। तो इस ओबी की जगह सर मैं क्या लिख सकता हूं बेटे, ओबी की जगह लिख सकते हो आप ए कॉस थीटा आई कैप, और बेटा यहां पे आप इस बी ए की जगह क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा जे कैप। तो आप यहां पे एक बात ये सीखे बच्चों कि अगर मैं किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना चाहता हूं तो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अब मैं अगर इस ओ भी, यानी ये हमें जो वेक्टर दे रखा है ओ भी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग अगर है, तो मैं इस वेक्टर ए को ऐसे कह सकता हूं कि सर ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, और ये जो हमारा बी ए था यानी ये वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा ए वाई जे कैप। तो ये हमको एक वेक्टर मिल गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। मतलब ये हुआ बेटे कि अगर मान लीजिए मुझे यहां पर एक वेक्टर ए दिया हुआ है और उस वेक्टर ए को मुझे कहा गया कि सर 2i कैप प्लस 3j कैप, तो मुझे अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इस वेक्टर ए के अंदर ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग मुझे इसका कंपोनेंट बता रहा है, ये जे कैप मुझे वाई एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर ए का कंपोनेंट बता रहा है। तो मैं अगर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करूंगा तो देखो कुछ ऐसे होगा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो वैल्यू आएगी बेटा ये 2 होगी, और वाई एक्सिस के अलोंग जो ये वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 3, और ये मुझे वेक्टर मिल जाएगा ए। तो अब मैं यहां से ये सीखा कि वेक्टर ए अगर मुझे दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, और मैं ये जानना चाहता हूं कि सर यहाँ पे ये थीटा कितना होगा, तो आप कहोगे देखिए सर टेन थीटा की वैल्यू आप क्या लिखते हो, टेन थीटा की वैल्यू लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/2 आ जाएगा।
मतलब मुझे अगर ये बताना है कि ये जो हमारा वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये बताना कोई मेरे लिए अब बड़ी बात नहीं है। कैसे बता सकता हूं मैं? सर जो भी वेक्टर मुझे दे रखा है उसका वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, तो ये टेन थीटा मिल जाएगा। और अगर मुझे थीटा बताना है तो हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2। ये मुझे वो यहां पर उस वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई। तो बेटा अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करूं, एक वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहता हूं बेटा कंपोनेंट की फॉर्म में, तो यहां पे आप उस वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, यानी ये क्या हो गया सर? ये हो गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, और बेटे ये क्या हो गया? ए वाई। आप कहोगे सर ए हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। अच्छी बात है सर। तो सर अगर कोई वेक्टर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो हमारा क्या फायदा होगा? भाई हमारे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। जैसे हम इस वेक्टर को देख करके बता सकते हैं कि सर अगर इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा? आप कहोगे सर एक्स वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। क्या सर ऐसे होना है? हाँ बेटे, याद करो कि मैं ए एक्स किसको लिख रहा हूं। तो इससे पहले वाले स्लाइड में अगर हम जाएं तो ए एक्स मैंने किसको लिखा बेटा? एक्स मैंने लिखा ओ बी को, याद करो। और ए वाई किसको लिखा बेटा? मैंने बी ए को लिखा। अब आप देखो कि ये ओ बी कितना था सर? ओ बी मैंने लिखा था बेटा यहाँ पे ए कॉस थीटा के बराबर, और ये बी ए कितना था सर? ए साइन थीटा के बराबर। दोनों का स्क्वायर कर रहे थे तो ए के बराबर आ रहा था। तो बेटा यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जब मैंने यहाँ पे आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखवाया था तो कितना आया था? ये आया था। कैसे आया था सर? इस तरह से। मतलब ओ बी क्या था सर? ये जो हमारा आई के साथ है, और सर ये बी ए क्या था? जो जे के साथ है। तो अगर आपको कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उस वेक्टर का क्या लिखना है बेटा? मैग्नीट्यूड लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये करना है कि जो एक्स वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, जो वाई वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सर डायरेक्शन की बात करूं मैं, अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें और टेन थीटा लिखे बेटा किसके बराबर? ए वाई बाई ए जेड के, सॉरी ए वाई बाई ए एक्स के बराबर। ये आपको टेन थीटा मिल जाएगा। तो सर यहाँ पे फायदा क्या हुआ? यहाँ फायदा ये हुआ कि अब अगर मुझे दो वेक्टर को जोड़ना है, ऐड करना है, मान लीजिए मुझे एक वेक्टर दिया हुआ था बेटा 2i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ था बेटे मुझे b, और इस b की वैल्यू मुझे दी बेटा यहाँ पे 3i माइनस 5j। तो मैं क्या करूंगा? जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बता दो कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, और इन दोनों वेक्टर को जो मैंने जोड़ा है उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं तुम्हें दोनों चीजें बताऊंगा। जब भी कभी आपको वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हो, आपकी टेंशन खत्म हो गई। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आई वाले के साथ आई को जोड़ो और जे वाले के साथ जे को जोड़ो। कितना आ गया सर? 5i कैप। कितना आ गया सर? माइनस जे कैप आ गया। 1 है, 1 को लिखते नहीं है, माइनस जे कैप आ जाएगा। सर अगर ये a प्लस बी आया है, हाँ बेटा ये a प्लस बी आ गया। सर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बेटे कितना आ जाएगा? जो i वाले के साथ है उसका स्क्वायर करो, जो j वाले के साथ है उसका स्क्वायर करो। तो यहाँ पे j वाले के साथ क्या है? -1। कितना आ जाएगा सर? ये 25 प्लस 1 बोले तो कितना? √26 आ जाएगा। तो आपको अगर वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए होंगे तो आपको अब उनको ऐड करना बहुत आसान हो गया, उसका मैग्नीट्यूड लिखना आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसी तरह से बेटे अगर मैं बात करूं कि मैं एक वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहता हूं सर, और वो जो रेजोल्यूशन है अब वो 3 डायमेंशन में मैं करना चाह रहा हूं सर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। तो जो वेक्टर ए है ना, उस वेक्टर के बारे में अगर मैं आपसे बोलूं बेटे, तो ये वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने कह दिया कि ये अल्फा है सर, और ये वेक्टर जो है बेटा वो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने कह दिया सर ये बीटा है, और ये जो है बेटा वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने गामा अगर कह दिया। तो यहां पे अगर मैं इस वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं बेटा, कि कंपोनेंट फॉर्म में सर इस वेक्टर ए को आप कैसे लिखोगे, तो वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। सर ये के कैप क्या आ गया?
बेटा ये के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के अलोंग, जिस तरह से ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, इसी तरह ये जो के कैप है वो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है। सर ये क्या है, ए एक्स क्या है, मैं कहूंगा बेटा ये ए एक्स जो होगा वो होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से सर ये ए वाई क्या है सर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। सर इसी तरह से ये ए जेड क्या होगा, मैं कहूंगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा सर, मतलब अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है और वो वेक्टर आपको 3 डायमेंशन में उसके कंपोनेंट लेने बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। अगर मैं इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं बेटे क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड लिखना मेरे लिए बड़ा आसान है बच्चों। यहां से मैं कह सकता हूं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा सर, लेकिन सर यहां जो आप ये ए एक्स ए वाई और ए जेड लिख रहे हो, तो इस ए एक्स ए वाई और ए जेड के अंदर अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि सर ये ए एक्स कैसे निकालोगे, ए वाई कैसे निकालोगे और ए जेड कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों यहां पे ना आप एक बात समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बेटे ये जेड एक्सिस, और ये जो है ना हमारा जो वेक्टर है ना बेटा ए, ये वेक्टर हमें ये मिला, यानी ये वेक्टर हमारा ए दे रखा है। अच्छा सर, अगर मैं इस वेक्टर ए की सॉरी 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 मुझे जो वेक्टर ए दे रखा है ना बेटे, वेक्टर ए मुझे ये दे रखा है बच्चों, ये वेक्टर ए है बेटा। अब इस वेक्टर ए को अगर तुम अज्यूम करो 3 डायमेंशन में, तो इसका यार एक कंपोनेंट अगर निकालोगे तो एक्स एक्सिस पे भी आएगा, एक कंपोनेंट निकालोगे तो वाई एक्सिस पे भी आएगा, एक कंपोनेंट निकालोगे तो इसका जेड एक्सिस पे भी आएगा। तो यहां पे ये वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशन में मैं कुछ इस तरह से शो करता हूं। अभी जो मैंने एंगल्स लिखे हैं यहाँ पे, वो एंगल्स क्या है बेटे, वो एंगल ये अल्फा था सर, ये बीटा था, और जेड एक्सिस के साथ ये क्या था सर, ये एंगल गामा था। तो ये अल्फा बीटा गामा 3 एंगल मैंने यहां पे लिखे थे। आप अगर इसको 3 डायमेंशन में अज्यूम कर पा रहे होगे, तो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है यानी जो कंपोनेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा और जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा। तीनों के अलोंग इसके कंपोनेंट आएंगे। लेकिन सर यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं बेटे कि इसके कंपोनेंट जो है वो तीनों एक्सिस में अगर आ रहे हैं, तो मैं जब कभी भी कॉस अल्फा की बात करूंगा ना, तो वो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ए एक्स इंटू ए के बराबर। ये ए क्या है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैं अगर बात करूंगा कॉस बीटा की, तो कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा सर, ये कॉस बीटा हो जाएगा बेटा ए वाई इंटू ए के बराबर। अगर मैं बात करूंगा बेटा कॉस गामा की, तो ये कॉस गामा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए जेड बाई ए के बराबर। सर ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये डायरेक्शन कोसाइंस। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस में अगर मैं इनका सबका स्क्वायर करूं और सम कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो सर ये तो जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो तो सब में क्या है, कांस्टेंट है। तो नीचे स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा सर, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर गौर से देखो तो ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अगर तुम गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा कि सर यहाँ पे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब मैं अगर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो बेटे हम क्या कहेंगे कि सर ये ऊपर जो वैल्यू है ये भी एक्चुअली वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, नीचे भी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर आ गया। दोनों को बढ़ा दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये इनके डायरेक्शन कोसाइंस है। ये कैसे आए
हमने यहाँ पे बताया आपको कि अगर आप यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्शन बेटा एक्स एक्सिस पे लोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा ए एक्स, यानी इसका जो कंपोनेंट है आई कैप, और अगर इसका वाई एक्सिस पे तुम कंपोनेंट लोगे तो वो हो जाएगा बेटा ए वाई जे कैप, और ये जेड एक्सिस पे अगर इसका एक कंपोनेंट लोगे तो कितना हो जाएगा ए जेड के कैप। तो यहां से बेटा हमने ये बात सीखी कि अगर हमें कोई भी एक वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो तो हम ये कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये होगा सर कि जितने भी उसके कंपोनेंट हमने ले रहे हैं 3 डायमेंशन में वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली 2 डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मैंने जो तुमको पढ़ाया वो क्या था, तो देखो बेटा वो ऐसा है कि अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट फॉर्म में, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, तो आप ये समझ जाओगे कि सर ये आई का मतलब ये आई के साथ जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, ये जे के साथ जो है वो कौन सा कंपोनेंट है बेटा, वो वाई कंपोनेंट है, और ये के साथ जो है वो कौन सा कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट। अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, जो आई के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, जे के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, और जो के साथ दिया हुआ है बेटा उसका स्क्वायर कर दो। यहां पे ये हमको दिया है 5, ठीक है सर, यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ बेटा सर एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब मैं डायरेक्शन कैसे बताऊंगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन से बताऊंगा। सर डायरेक्शन कोसाइन से कैसे बताओगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं बेटा, कितना है 4 + 9 + 25, तो 4 + 9 + 25 कितना आ गया बेटे, यहां से ये हो गया बेटा कितना 13, तो 13 प्लस ये कितना 25, तो 13 + 25 कितना हो गया, ये हो गया 13 और 35 38, कितना हो गया बेटे 38 हो गया। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मुझे 30 √38 मिल गया। अब मैं कह रहा हूं सर डायरेक्शन क्या होगा, तो हमने बोला देखो वेक्टर ए की जो डायरेक्शन अगर तुम ले रहे हो तो मैं कहूंगा यार ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई के साथ कितना बना रहा है बीटा, और जेड के साथ कितना बना रहा है गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा कहां से लाऊंगा सर मैं, तो मैं अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइन से। कॉस अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, ए एक्स कितना है सर 2, ये कितना है सर √38। सर कॉस बीटा मुझे लिखना है क्या होगा, तो कॉस बीटा में लिखूंगा बेटा ए वाई, और कॉस गामा की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा ए जेड। लो साहब, तो हमने देखा कि यार एक वेक्टर को हम कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने पढ़ा अभी कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर हम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 डायमेंशन के अंदर हम कितने में बेटा, हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई, या वाई और जेड, या जेड और एक्स। और यहाँ पे अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 डायमेंशन में बेटा हम 3 जो है वो उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक वेक्टर दे रखा है सर ए, और उस वेक्टर ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने दे दी आई कैप प्लस 2j कैप और बेटा प्लस 3k कैप, और यहाँ पे मैंने वेक्टर बी दिया, और वेक्टर बी की मैंने बात करी बेटा यहाँ पे 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस मान लीजिए ये हो गया 5k कैप। तो मैं a प्लस बी अगर लिखना चाहूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस बी का मतलब i वाले के साथ i को जोड़ो कितना आ जाएगा 6i कैप, j वाले के साथ j को जोड़ो बेटा कितना आएगा 6j कैप, k वाले के साथ k को जोड़ो कितना आएगा -2k कैप। सर मुझे a और b का जो ये मिला है रिजल्टेंट, अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड चाहिए सर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, कुछ नहीं, आई वाले के साथ जो दिया था उसका स्क्वायर करो, जे वाले के साथ जो दिया था उसका स्क्वायर करो, के वाले के साथ जो दिया था बेटा उसका स्क्वायर कर दो, ये तुमको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन बेटा हमने सीखा, यानी एक वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेटा वेक्टर प्रोडक्ट की, कि हम अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल हमें पढ़ाए गए, सिंपल अलजेब्रा से ये कैसे डिफरेंट है वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।